हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमलगमेशन के अंदर इंटर कंपनी ओविंग को कैसे एडजस्ट किया जाता है, इंटर कंपनी ओविंग क्या होती है और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा। ठीक है। इंटर कंपनी ओविंग को म्यूचुअल ओविंग भी कहा जाता है, दोनों लगभग सेम कंसेप्ट रहेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटर कंपनी ओविंग क्या होता है। देखो, जैसे कि नेम से सजेस्ट है इंटर कंपनी, जैसे कि हम कॉलेजेस में भी कई बार यूज करते हैं ये कंसेप्ट, या स्कूल में यूज करते हैं। इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, है ना। उनके अंदर क्या होता है, जैसे इंटर कॉलेज कंपटीशन हो तो उसमें क्या होता है कि एक हमारा कॉलेज है जिसके अंदर बाहर के कॉलेज से भी स्टूडेंट्स आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, उनमें कंपटीशन होता है। मतलब एक कॉलेज का किसी सेकंड कॉलेज के साथ कोई कंपटीशन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर कॉलेज कंपटीशन। सेम एज इट इज कंपनी के अंदर क्या होता है, एक कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन होगी, उसे आप क्या कहेंगे, इंटर कंपनी कहेंगे। अब यहाँ पे ओविंग का क्या मतलब है, ओविंग का मतलब होता है कुछ आउटस्टैंडिंग। इज दैट क्लियर कि मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग है इन द सेंस कि कुछ उधारी रहता है या कुछ लेना देना रहता है। ओके। तो इंटर कंपनी ओविंग का मतलब क्या हुआ, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुई है, उसके अंदर कुछ ड्यू रहता है, कुछ आउटस्टैंडिंग रहता है, उसे आप क्या कहेंगे, इंटर कंपनी ओविंग कहेंगे। ठीक है। इसको हम म्यूचुअल ओविंग भी कहते हैं। जैसे म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपस में, है ना। आपस में कुछ लेना देना है, मतलब दो कंपनीज का आपस में कोई लेना देना है, वो कहलाएगा। नाउ द क्वेश्चन रेज कि अमलगमेशन के अंदर इंटर कंपनी ओविंग हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अमलगमेशन में हमने क्या पढ़ा है कि टू कंपनीज जो होती है वो आपस में मिल जाती है, मिलकर कोई एक न्यू कंपनी बना रही है। जैसे कि एक्स प्लस वाई दोनों मिल गए या एक्स वाई में मिल गई, तो हमारे पास कोई नई कंपनी आ रही है सी। ठीक है। या ऑब्जर्वेशन का केस उसमें भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग एक्स वाई में मिल जाती है और हमारे पास कंपनी कौन सी रहती है, वाई रहती है। बट द थिंग इज, चाहे अमलगमेशन हो चाहे अब्जॉर्प्शन हो, उनके बाद क्या होता है, अमलगमेशन होने के बाद क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, एक नई बैलेंस शीट बनती है। ठीक है। नई बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास पहले कंपनी थी एक्स और वाई, दोनों क्लोज होके, दोनों अमलगमेट होके एक नई कंपनी कौन सी बनी, सी। अमलगमेशन के बाद बैलेंस शीट किसकी बनेगी, सी की बैलेंस शीट बनेगी। सी की बैलेंस शीट के अंदर एक्स की भी सारी एसेट्स आती है ना, एक्स की सारी लायबिलिटी आती है। सेम एज इट इज वाई कंपनी होगी, वाई कंपनी की भी जितनी एसेट होती है वो आएगी नई बैलेंस शीट में, और वाई कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी टेकन ओवर वाला कंसेप्ट है वो आएगा। इज दैट क्लियर। तो ऐसे में जब इन दोनों कंपनी के बीच में आपस में कोई लेना देना रहता है, उसी को हम यहाँ कंसीडर करेंगे इंटर कंपनी ओविंग में। ध्यान रखें, इंटर कंपनी ओविंग में जो कंपनी अमलगमेट हो रही है, जो कंपनी अमलगमेशन में इन्वॉल्व है, उन कंपनीज के बीच में आपस में जो ट्रांजेक्शन है उनको हम इंटर कंपनी ओविंग में कंसीडर करेंगे। अगर इनका किसी थर्ड कंपनी के साथ, जैसे मान लीजिए कोई ए कंपनी है, उसका अमलगमेशन में कोई लेना देना ही नहीं है, हमारे पास अमलगमेशन एक्स है, वाई है, हमारे पास सी है ना। हमारे पास इसके अंदर ए का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ए का कोई लेना देना नहीं है, तो अगर ए के साथ कोई ट्रांजेक्शन है तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अमलगमेटिंग कंपनी, ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में जो कंसेप्ट होगा आप वो कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, जो इनकी आपस की ट्रांजेक्शन होती है उनको एडजस्ट करना पड़ता है। वो कैसे एडजस्ट करेंगे, लेट्स टेक विद एन एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर कंपनी ओविंग हो सकता है डेटर और क्रेडिटर को लेके। हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर हमें ये वाली एंट्री समझ में आ गई तो हम बाकी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन इजीली समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं एक्स कंपनी हमारी कौन सी है, ट्रांसफरर कंपनी है। मतलब एक्स कंपनी क्या हो रही है, अमलगमेट हो रही है। एक हमारे पास वाई कंपनी है, वाई कंपनी कौन सी हमारे पास, ट्रांसफेरी कंपनी है। मतलब एक्स वाई के अंदर मिल रही है। ठीक है। अब अमलगमेशन से पहले दोनों कंपनी क्या करती थी, आपस में बिजनेस करती थी। यू कैन टेक एग्जाम्पल कि एक्स हमारा टायर का बिजनेस करती है और वाई कंपनी क्या है, हमारे कार बनाने का बिजनेस करती है। तो वाई को कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टायर की जरूरत पड़ेगी। तो दैट्स मीन अमलगमेशन से पहले भी दोनों कंपनीज के बीच में आपस में ट्रांजेक्शन्स होती थी। ठीक है। अमलगमेशन हम मान के चलते हैं, अमलगमेशन की डेट है 31 मार्च 2022। ये अपनी क्या रहेगी, डेट ऑफ अमलगमेशन रहेगी। ठीक है।
अमलगमेशन की डेट से पहले इनमें कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को 29 ऑफ मार्च 2022 कोई सामान क्या किया, सेल किया। सेल किया कितने रुपए का सेल किया, 50,000 का सेल किया। सेल ऑन क्रेडिट किया, मतलब उधार पे माल सेल किया गया। ठीक है, जो टायर सेल किए एक्स ने वाई को 50,000 रुपीज़ के सेल किए। कैसे सेल किए, क्रेडिट पे सेल किए। अब देखो क्रेडिट पे सेल किए तो क्या होगा, हमारे पास एक्स की बैलेंस शीट बनी होगी। ओके, एक्स की बैलेंस शीट के अंदर हमने क्या दिखा रखा होगा, एसेट साइड के अंदर डेटर दिखाए होंगे एक्स ने। डेटर मान लीजिए एक्स ने दिखाए हुए हैं 1,00,000 रुपीज़ के। 1,00,000 रुपीज़ के डेटर है, उसमें साथ के साथ वाई के भी 50,000 रुपये के डेटर पेंडिंग है। 50,000 डेटर ये वाले हैं जो एक्स ने वाई को सामान सेल किया, मतलब एक्स ने वाई से लेने हैं। सेम एज इट इज इस ट्रांजेक्शन के लिए वाई ने भी बैलेंस शीट बनाई हुई होगी, उसके अंदर ये वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। देखो वाई ने उधार पे खरीदा है तो वाई के लिए एक्स क्या होगा, क्रेडिटर। तो वाई ने जब लाइबिलिटी दिखाई होगी बैलेंस शीट के अंदर, लाइबिलिटी साइड अपने क्रेडिटर्स दिखा रखे होंगे। क्रेडिटर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं वाई के कितने के हैं, 1,50,000 के क्रेडिटर हैं। 1,50,000 में एक्स क्रेडिटर कितना है, 50,000 रुपीज़ का है। ठीक है, मतलब वाई ने एक्स को कितने रुपए देने, 50,000 रुपीज़। अब दोनों कंपनी अमलगमेट हो जाती है, अमलगमेट होकर एक नई कंपनी बनती है जेड। जब हम जेड की कंपनी बनाएंगे नई, तो एक नई बैलेंस शीट बनेगी जिसमें क्या करेंगे, एक्स की एसेट लाइबिलिटी भी आएगी और वाई की एसेट लाइबिलिटी भी आएगी, है ना। तो हमने यहाँ पे लाइबिलिटी दिखाई है, लाइबिलिटी हमने एक्स वाई दोनों की टोटल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे एक्स में कोई क्रेडिटर नहीं है, मान के चल रहे हैं वाई के अंदर हमारे पास क्रेडिटर है, कितने रुपए के हो गए, 1,50,000 रुपीज़ के। ठीक है, इसमें एक्स के कितने रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं। ठीक है, सेम एज इट इज हमने दोनों की असेट्स को कंबाइन किया होगा। असेट के अंदर हमने क्या किया, डेटर है हमारे पास एक्स के, तो असेट के अंदर हमने दिखा दिए, डेटर दिखा दिए। कितने रुपए के डेटर है, 1,00,000 रुपीज़ के डेटर है। वाई के पास कोई डेटर नहीं है, तो एक्स के हो गए 1,00,000 के डेटर, जिसमें वाई से कितने रुपए लेने हैं, 50,000 रुपये। इज दैट क्लियर। अब देखो नई कंपनी बनी हुई है कौन सी, जेड। जेड किसका कॉम्बिनेशन है, एक्स का और वाई का, मतलब एक्स कंपनी भी जेड है, वाई कंपनी भी क्या है, जेड है। अब देखिए हम खुद की ही बैलेंस शीट में, एक्स वाई अपनी खुद की बैलेंस शीट के अंदर अपने आप को क्रेडिटर भी दिखा रहा है, अपने आप को डेटर भी दिखा रहा है। इज दैट क्लियर। हम अपनी खुद की बैलेंस शीट में खुद वो कंपनी डेटर क्रेडिटर नहीं हो सकती है। दैट्स वाई ये जो ट्रांजेक्शन है ये क्या कहलाएगी, आपकी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में हुई है। ठीक है, तो दैट्स वाई अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, कैंसिल करने के लिए हम देखिए क्या है हमारे पास, डेटर और क्रेडिटर है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर को भी कैंसिल करना पड़ेगा और क्रेडिटर को भी कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल कैसे करेंगे, जो होता है उसका उल्टा। व्हाट आई मीन टू से, डेटर का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। कैंसिल करोगे तो डेटर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जब आप कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे या इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे, तो आप क्या करेंगे, डेटर को क्रेडिट कर देंगे, तो डेटर अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरे क्या है, क्रेडिटर। हमने डेटर को कैंसिल किया, साथ के साथ क्रेडिटर को भी कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक की बुक में वो डेटर है, दूसरे की बुक में वो क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको कैंसिल करेंगे तो क्रेडिटर को अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। रिवर्स मतलब क्रेडिट बैलेंस है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो योर एंट्री विल बी, क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट टू डेट। कितने रुपए से ये एंट्री करोगे, जो उनकी म्यूचुअल ओविंग है। म्यूचुअल ओविंग कितने की है, 50,000 रुपीज़ की, तो हमारी ये एंट्री कितने रुपए से होगी, 50,000 रुपीज़ से होगी। ये आपकी एंट्री हो गई है। इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट में क्या होगा, जो नई बैलेंस शीट बनती है उसमें क्रेडिटर भी कम हुए और डेटर भी कम हुए। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर में से भी जो म्यूचुअल ओविंग है 50,000 रुपये की, वो माइनस कर देंगे। तो नेट क्रेडिटर हमारे पास हुए 1,00,000 रुपये के, हम वो दिखाएंगे। और डेटर में से भी जो म्यूचुअल ओविंग है 50,000 रुपये की, हम माइनस कर देंगे।
तो हमारे पास नेट डेटर कौन से बनेंगे, 50,000 रुपये के, हम वो दिखाएंगे। तो अल्टीमेटली जब म्यूचुअल ओविंग होती है, जिन चीज़ों से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, उनमें से माइनस करना पड़ेगा। दैट इज, इस केस में आपकी एंट्री तो ये होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जब डेटर क्रेडिटर को लेके म्यूचुअल ओविंग है। दूसरा आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर दिखाएंगे म्यूचुअल ओविंग वाली अमाउंट से डेटर में से भी माइनस कर देंगे और क्रेडिटर में से भी माइनस कर देंगे। दो आपको इफेक्ट करने पड़ेंगे, डेटर में से भी माइनस और क्रेडिटर में से भी माइनस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल फंडा क्या है, डेटर क्रेडिटर को लेके म्यूचुअल ओविंग है, मतलब एक्स वाई दोनों अमलगमेशन के अंदर है, उनमें आपस में कुछ लेना देना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेटर में से भी माइनस करोगे और क्रेडिटर में से भी माइनस करोगे। एंट्री क्या की है आपने, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेम एज इट इज बाकी जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है उनको हम कर सकते हैं, जैसे कि BRBP है। BRBP क्या होता है, जब हम उधार सामान खरीदते हैं बेचते हैं, तो इन दैट सिचुएशन पैसा क्या होगा, कुछ टाइम के बाद मिलेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगले से एक बिल लिखवा लेते हैं। जो सेलर है वहाँ पे क्या होता है, बिल रिसीवेबल का काम होता है, बिल्स पेएबल का काम होता है। ठीक है, तो जो BR होता है, हमारी BR होती है असेट हमारे पास। इसका मतलब होता है कि पैसा उसके पास आना है जिसके पास BR है। बीपी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। बीपी होता है कि मतलब पैसा हमने देना है, बिल्स पेबल है, बिल को पे करना है, तो ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब एक्स वाई के बीच में जो उधारी ट्रांजेक्शन हुई है उसको लेके उनमें क्या होगा, बिल की ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। हो सकता है कि एक बंदे ने बिल लिखा हो, दूसरे ने बिल एक्सेप्ट किया हो, तो एक के लिए BR हो सकता है और एक कंपनी के लिए BP हो सकता है। ये भी सेम वैसे ही रहेगा। इसकी एंट्री क्या रहेगी, अब हम सिर्फ एंट्री डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट जैसे हमने डेटर क्रेडिटर के अंदर पढ़ा है, इनका ट्रीटमेंट भी सेम रहता है। ट्रीटमेंट हम अगेन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो एंट्री क्या रहेगी, देखिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेके म्यूचुअल ओविंग है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं एक्स के लिए क्या है, BR है, कितने रुपए का है, 25,000 रुपीज़ का BR है, हम ये मान के चल रहे हैं। और Y के केस में X के थ्रू ही क्या है, एक BP है, मतलब X को 25,000 रुपीज़ मिलने हैं और Y क्या करेगा, 25,000 रुपीज़ की पेमेंट करेगा। तो Y के लिए BP और X के लिए क्या है, BR है। दोनों कंपनी क्या हो रही है, अमलगमेट हो रही है और एक हमारे पास न्यू कंपनी जेड बन रही है। तो जेड की जो बैलेंस शीट आप बनाओगे, बैलेंस शीट के अंदर हम लायबिलिटी साइड BP दिखाएंगे और असेट साइड हम क्या दिखाएंगे, BR को दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारी असेट साइड लेके चल रहे हैं हम, और ये हमारी लायबिलिटी साइड लेके चल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जो ये ट्रांजेक्शन है 25,000 की, BP में से भी आप माइनस कर देंगे इंटर कंपनी ओविंग लिख के। ठीक है, यहाँ से माइनस हो जाएगा BP में से, और सेम एज इट इज BR में आपने कोई अमाउंट लिखी होगी, तो जो ये इंटर कंपनी ओविंग के 25,000 रुपीज़ है आपके, ये BR में से भी माइनस कर दोगे। तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में क्या हुआ, BR BP को लेके म्यूचुअल ओविंग है, तो आपने BR में से भी माइनस कर दिया और BP में से भी माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री की बात करें, तो एंट्री क्या करते हैं हम इसकी, देखो एंट्री के अंदर हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक BP होगा और एक BR होगा। BP क्या है, आपकी लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। हम जनरल एंट्री किस लिए कर रहे हैं, उनको कैंसिल करने के लिए कर रहे हैं, है ना, एडजस्ट करने के लिए कर रहे हैं। अब कैंसिल करेंगे तो BP का बैलेंस हमारे पास क्रेडिट है, तो कैंसिलेशन में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो BP अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो योर एंट्री विल बी BP अकाउंट डेबिट या बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। देखिए BR हमारी क्या है, असेट। असेट का हमारे पास कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, BP अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्री रहेगी। बैलेंस शीट में बात करें तो BP में से भी माइनस करना है और आपने, और BR में से भी माइनस करना है। सेम एज इट इज थर्ड आपकी म्यूचुअल ओविंग हो सकती है, लोन पेएबल एंड लोन रिसीवेबल। हो सकता है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया हो, तो एक जिसने दिया है उसके लिए लोन रिसीवेबल है और जो ले रहा है उसके लिए क्या होगा, वो लोन पेएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एक्स कंपनी, एक हमारे पास वाई कंपनी है। एक्स कंपनी ने क्या किया, वाई कंपनी को लोन दिया, कितने रुपए का लोन दिया, 50,000 रुपीज़ का लोन दिया। तो एक्स कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, लोन रिसीवेबल कहलाएगा। मतलब एक्स ने पैसा दिया है तो एक्स के पास पैसा आना है ना, लोन वाला पैसा वापस आएगा। तो एक्स के लिए क्या है, लोन रिसीवेबल है, और वाई के लिए क्या कहलाएगा, लोन पेएबल कहलाएगा। बिकॉज
दिस इज लाइबिलिटी फॉर वाई कि उसने 50,000 रुपीज लिए हैं जो उसने वापस करने हैं। ठीक है, अब हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि अब दोनों कंपनी अमलगमेट हो रही है, दोनों की एक इकट्ठी बैलेंस शीट बनेगी, तो खुद की बुक में अगेन वही वाली बात, अपने आप को लोन देना और अपने आप से लोन लेना दोनों बातें नहीं चलती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। जो लोन पेबल है, जो लोन रिसीवेबल है, इनको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए जो हम जर्नल एंट्री करेंगे वो क्या होगी, देखिए लोन पेबल होती है, वो क्या होती है, अपनी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब कैंसिल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री में हम क्या करेंगे, लोन पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो योर एंट्री विल बी लोन पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, देखिए लोन रिसीवेबल मतलब पैसा आना है, तो लोन रिसीवेबल क्या होती है, अपनी असेट्स होती है, और असेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, हमारे पास डेबिट होते हैं। अब इसको कैंसिल करोगे तो लोन रिसीवेबल क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो योर एंट्री विल बी लोन पेएबल अकाउंट डेबिट टू लोन रिसीवेबल अकाउंट। इज दैट क्लियर, ये एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। अल्टीमेटली जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी वाई कंपनी मिलके कौन सी कंपनी बनी, जेड। तो जब आप जेड की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे सबसे पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल दिखा के हमने क्या दिखाना है, लाइबिलिटीज दिखानी है। लाइबिलिटीज के अंदर हम करंट लाइबिलिटी के करंट है तो करंट, अदरवाइज नॉन करंट के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि लोन लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे आपने क्या दिखा रखा होगा, लोन पेएबल दिखा रखा होगा। लोन पेएबल के अंदर से आप क्या करेंगे, जो म्यूचुअल ओविंग है, आपकी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, मतलब जो 50,000 का लोन है वो आप क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन लिख के सेम एज इट इज हम यहाँ पे असेट साइड दिखा रखे होंगे। असेट साइड में दोनों की असेट्स को हम टोटल करके लिखेंगे। उसके अंदर आपने एक असेट दिखाई होगी लोन पे, लोन रिसीवेबल। उसी के अंदर आपने एक असेट दिखाई होगी दैट इज लोन रिसीवेबल। लोन रिसीवेबल असेट है ना अपनी। तो इसके अंदर से आप क्या करोगे, म्यूचुअल कंपनी वाले जो इंटर कंपनी वाली ट्रांजेक्शन है आपकी 50,000 रुपीज की, वो माइनस कर दोगे। अल्टीमेटली आपने क्या करना है, लोन पेएबल में से भी माइनस करना है और लोन रिसीवेबल में से भी माइनस करना है। उसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन रहती है गुड्स सोल्ड लाइंग इन स्टॉक। इसका मतलब कि जब दो कंपनीज के बीच में या ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में जो बिजनेस होता है, सामान सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, उसमें से कुछ बिना बिके रह जाए। स्टॉक का मतलब क्या है, मतलब जो माल स्टॉक में पड़ा है नहीं बिका, वही होता है ना। तो गुड्स स्टॉक में पड़ी है, व्हाट इट मीन, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई दो कंपनी है। ठीक है, इन कंपनी का जो अमलगमेशन होगा वो कब होगा, 31 मार्च 2022 को हो रहा है। ठीक है, अमलगमेशन की डेट से पहले एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को सेल की, चाहे कैश की हो चाहे क्रेडिट की, उससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन सेल किया। सेल क्या किया, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट का सामान। कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट। कितने रुपए में सेल किया उसको, फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 में सेल किया। इज दैट क्लियर, मतलब देखिए जब अमलगमेशन नहीं था, दोनों कंपनी अलग अलग थी, एक्स इज डिफरेंट कंपनी एंड वाई इज डिफरेंट कंपनी। तो जब दो कंपनी आपस में बिजनेस करेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे करेगी, ठीक है ना। तो सेम एज इट इज एक्स की जो कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए की, उसने वाई को सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया, 1,20,000 रुपए में। मतलब एक्स ने क्या किया, इसके ऊपर 20,000 का प्रॉफिट कमाया 1,00,000 के सामान पे और वाई को सेल कर दिया। इज दैट क्लियर। अब क्या हुआ, उनका अमलगमेशन हो गया। अमलगमेशन हो गया तो उसमें से जो 1,20,000 का सामान वाई ने खरीदा था उसमें से कुछ भी सेल नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब 1,20,000 का सामान पूरा का पूरा क्या रखा हुआ है, हमारे स्टॉक में रखा हुआ है, इसमें से कुछ भी सेल नहीं हुआ। अब अमलगमेशन हो गया 31 मार्च 2022 को, एक्स कंपनी प्लस वाई कंपनी मिलके अपनी एक नई कंपनी बनाएंगे, जेड कंपनी। जेड कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेंट्री, ये जो स्टॉक है वो इन्वेंट्री रहेगा।
असेट साइड करंट असेट्स के अंदर हम इन्वेंट्री को दिखाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेंट्री को दिखाएंगे। इन्वेंट्री आप कितने रुपए से दिखाओगे, 1,20,000। 1,20,000 से कैसे, क्योंकि वाई ने ये सामान कितने का खरीदा, 1,20,000 रुपए का, तो वाई ये सामान कितने रुपए का दिखाएगा, 1,20,000 रुपए का ही दिखाएगा, है ना, क्योंकि उसके लिए स्टॉक तो 1,20,000 का है। लेकिन ये जो सामान था, ये सामान उसने किससे खरीदा था, एक्स से, है ना। तो 1,20,000 में कितना रुपए प्रॉफिट इंक्लूड है, 20,000। ये प्रॉफिट किसको हुआ, एक्स कंपनी को हुआ। ये बैलेंस शीट किसकी बन रही है, एक्स कंपनी की बन रही है। तो अल्टीमेटली जो हम यहाँ पे इन्वेंट्री दिखा रहे हैं 1,20,000 रुपये, इसमें क्या है, प्रॉफिट इंक्लूड है। प्रॉफिट कितने रुपए का इंक्लूड है, 20,000 रुपीज़ का। क्या एक्स कंपनी अपने ही इन्वेंट्री के अंदर अपना प्रॉफिट दिखा सकती है, नहीं दिखा सकती। इट इज़ नॉट मोरल कि आप अपनी ही बैलेंस शीट में अपने स्टॉक में प्रॉफिट ऐड करके बैलेंस शीट में दिखाओ, है ना। तो ये जो प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़ का, जो सामान नहीं बिका उसके ऊपर जो ये प्रॉफिट बचा हुआ है अमलगमेशन के टाइम पे, इस प्रॉफिट को कहा जाता है अनरियलाइज प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको, अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज का मतलब क्या हुआ, अनरियलाइज्ड मतलब जो रियलाइज नहीं हुआ। ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, मतलब जो प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न नहीं किया गया। तो ये जो 20,000 का प्रॉफिट 1,20,000 रुपये में ऐड है, मतलब वो वास्तव में प्रॉफिट नहीं है। वास्तव में जो इन्वेंट्री 1,20,000 की नहीं है, कितने रुपए की इन्वेंट्री है, 1,00,000 रुपए की है, क्योंकि अब तो दोनों कंपनी एक हो गई ना। इसकी 1,20,000 की कॉस्ट तो 1,00,000 रुपए थी, है ना। तो दैट्स वाई इस 1,20,000 में से जो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्या कर देंगे हम उसको, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद नेट फिगर कितनी बचेगी आपके पास, 1,00,000 रुपए। ये आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो भी स्टॉक के अंदर आपका अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड होता है, उस प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। उससे स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड होती है, मतलब स्टॉक की आपने एक्स्ट्रा वैल्यू दिखा रखी होती है। आप क्या करेंगे, स्टॉक में से उसको माइनस करके एक्चुअल जो कॉस्ट है स्टॉक की वो दिखाएंगे। इज दैट क्लियर, पहली बात क्लियर है। दूसरा, आपके प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे तो आपको सरप्लस वगैरह में से भी इसको माइनस करना पड़ेगा। अब वो माइनस डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है। केस इन द सेंस कि अमलगमेशन आपका मर्जर के नेचर में है या फिर वो परचेज के नेचर में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दोनों के केसेस में क्या होती है, अपनी अलग एंट्री होती है। अगर वो मर्जर का केस है, जो मर्जर का केस होता है, मर्जर के केस में हम क्या एंट्री करते हैं, जनरल रिजर्व से सरप्लस से एंट्री करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी अपनी, सरप्लस अकाउंट डेबिट होगा। अगर हमारे पास जनरल रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व से हम इसको चार्ज करेंगे, क्योंकि मर्जर के केस में जो डिफरेंस रहता है, आपको अगर ध्यान हो, हमने जो सेकेंड एंट्री करते थे असेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए, वहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो जनरल रिजर्व या सरप्लस से चार्ज किया जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है उसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे, जनरल रिजर्व या सरप्लस से, क्योंकि ये प्रॉफिट वास्तव में नहीं है। तो आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आपने 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है तो वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरप्लस अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट, आप क्या करेंगे, इनको डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट टू। साथ के साथ क्या हो रहा है, इससे स्टॉक भी कम हो रहा है ना, जैसे हमने किया इन्वेंट्री में से माइनस, तो टू क्या कर देंगे, स्टॉक। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्टॉक में से भी माइनस हो जाएगा, साथ के साथ सरप्लस या जनरल रिजर्व में से भी ये कम हो जाएगा। अगर आपका अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है, तो परचेज के केस में हम एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल से। तो आप क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू क्या कर देंगे, स्टॉक। इज दैट क्लियर। तो यहाँ एक तो गुडविल के तौर पे दिखा देंगे, अगर गुडविल है तो गुडविल को आप कैपिटल रिजर्व में माइनस कर रहे हैं तो वो कर देंगे, और साथ के साथ स्टॉक में से भी माइनस कर देंगे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स क्या होती है। जो दो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी है उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है, आपस में जो ट्रांजेक्शन होती है, वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कहलाती है। अगर अमलगमेशन के टाइम उनमें कुछ लेना देना बैलेंस है तो उसे आप कहते हो इंटर कंपनी ओविंग। हमने डेटर क्रेडिटर को लेके स्टडी किया है कि कैसे करते हैं, डेटर में से भी माइनस करते हैं, क्रेडिटर में से भी माइनस करते हैं।
हमने BR BP को लेके स्टडी किया है, BR में से भी माइनस करोगे, BP में से भी माइनस करोगे। लोन पेएबल, लोन रिसीवेबल का भी स्टडी किया है, जो दोनों में से माइनस होता है। और स्टॉक के अंदर अगर कुछ बचा हुआ है अपने पास माल अमलगमेशन के टाइम, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, दैट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो स्टॉक में ऐड है, उसको क्या करते हैं, स्टॉक में से माइनस करते ही करते हैं। बाकी अमलगमेशन के नेचर के ऊपर डिपेंड है, मर्जर है तो सरप्लस और जनरल रिजर्व में से कम करते हैं, अगर परचेज का केस है तो उसको हम गुडविल मानते हैं और जैसे बाकी गुडविल एडजस्ट करते हैं उसको वैसे ही एडजस्ट करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।